एनिमल फिजियोलॉजी का पहला टॉपिक है पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम मुख से शुरू करेंगे, जिसको बक्कल कैविटी कहते हैं, फिर ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, श्रोतांत्र, बृहदांत्र। बक्कल कैविटी, ग्रसनी, फेरिंग्स, इसको इसोफेगस बोलते हैं। स्टमक, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको लार्ज इंटेस्टाइन। इन भाग में पाचन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मुख गुहा में आते हैं। आज के टॉपिक में मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका और आमाशय, इन भाग में पाचन को समझेंगे। सबसे पहले मुख गुहा आती है। बक्कल कैविटी। मुख गुहा में क्या क्या चीज़ें आती है? मुख में एक तो आते हैं दांत आते हैं, एक जीभ आती है और एक लार ग्रंथि आती है। ये चीज़ें इसमें आती हैं। जीभ तो स्वाद का अनुभव कराती है, खट्टा, मीठा, कड़वा। और दांत है, ये दांत मनुष्य में 4 टाइप के होते हैं। जैसे ये अपने बक्कल कैविटी है, ये इतने पार्ट का आप स्टडी करेंगे आज। ये मुख गुहा हो गई, यदि लोकेशन देखें तो ये ग्रसनी हो गई, ये ग्रसिका हो गई और ये आमाशय हो गई। पहले दांत की बात करते हैं। इसमें से बहुत पर्सन पुटअप होते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, या जनरल साइंस की कोई भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो दांत के बारे में भी पर्सन बहुत बार पूछते हैं। तो पहली बार तो दांत मनुष्य में विषमदंती होते हैं। विषमदंती मतलब हेटेरोडोंट। विषम दंती, विषम मतलब असमान, विषम मतलब असमान, मतलब हमारे सभी दांत समान नहीं होते, अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए उसको विषम दंती बोलते हैं। विषम दंती होता है तो एक जैसे दांत सभी प्रकार के। तो विषम दंती है, इसका मतलब सभी दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के। मनुष्य के दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। और दूसरी बात, ये द्विबार दंती होते हैं। द्विबार दंती, द्वि मतलब 2 बार, द्विबार 2 बार दांत आते हैं। एक दूध के दांत होते हैं और एक स्थायी दांत होते हैं, इसलिए मनुष्य के दांत विषम दंती होते हैं और द्विबार दंती होते हैं। तो 2 बार उत्पन्न होते हैं, एक स्थायी दांत और एक दूध के दांत। तो दूध के दांत होते हैं 20 और स्थायी दांत टोटल होते हैं 32 होते हैं मनुष्य में। दांत कौन कौन से प्रकार? विषम दंती में आया था ना विभिन्न प्रकार के, तो कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला होता है
कृंतक जिसको बोलते हैं इंसाइजर, इंसाइजर। दूसरा रदनक जिसको बोलते हैं केनाइन, केनाइंस। तीसरा प्रीमोलर, श्रवण, अग्र श्रवणक बोलते हैं इसको हिंदी में, अग्र श्रवणक। चौथा होता है मोलर जिसको श्रवणक बोलते हैं। इसका तो आपको वर्ग तो पता ही होगा, कृंतक काटने का, रदनक चीर फाड़ करने का काम करता है, प्रीमोलर और मोलर है वो चबाने का काम करते हैं। अब इनका एक तो ये टाइप पूछते हैं और एक ही पूछते हैं डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र बोलते हैं इसको। ये 3 टाइप से पूछते हैं। एक तो मनुष्य का पूछते हैं, ह्यूमन का, एक खरगोश का पूछते हैं, एक चूहे का पूछते हैं। इन तीनों में से ही डेंटल फॉर्मूला पूछेंगे आपसे। डेंटल फॉर्मूला कैसे बना हुआ है, ये जैसे ये मुख है हमारा, दांत ऊपर भी है और दांत नीचे भी है। इधर हाफ, इधर जितने भी दांत है उसके मल्टीप्लाई 2 हो जाएंगे इधर वाले। ऐसे नहीं बना हुआ ऊपर नीचे, ऐसे बना हुआ है। इधर के जितने भी दांत होंगे ऊपर नीचे उसका मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। जैसे पहली बात मनुष्य ही करते हैं, 2 ही इंसाइजर होते हैं और नीचे वाले में भी 2 होते हैं। फिर कैनाइन की बात करते हैं, रदनक की, एक ऊपर वाले में एक नीचे वाले में। प्रीमोलर की 2 ऊपर वाले में 2 नीचे वाले में। और मोलर की 3 ऊपर वाले में 3 नीचे वाले। ये ऊपर का जबड़ा आधा हो गया, ये नीचे का आधा हो गया इधर पोर्शन का। कैसे है देखो, ये जितने भी ऊपर है ये ऊपर वाले पोर्शन में, नीचे वाले हैं नीचे वाले पोर्शन में, और इसका 2 गुना इधर मतलब डबल। तो देख लो, 2 2 4 5 6 7 8 2 10 3 13 3 16, 16 दूनी 32। तो मनुष्य में कितने 32 दांत हो गए। फॉर्मूला हो गया 2/2 1/1 2/2 3/3। खरगोश की बात करें तो इसमें 2 इंसाइजर ऊपर वाले में, एक इंसाइजर नीचे वाले जबड़े में। इसमें रदनक या कैनाइन होते नहीं है। प्रीमोलर में 3 ऊपर वाले में 2 नीचे वाले में, और मोलर में 3 ऊपर वाले में और 3 नीचे वाले में। कितने हो गए, 2 और 3 3 3 6 2 8 8 और 3 11 और 11 3 14 गुणा 2। इसके कितने हो गए 28 दांत। तो खरगोश में कितने होते हैं 28। यदि चूहे की बात करें तो इंसाइजर एक ऊपर वाले में एक नीचे वाले में। इसमें रदनक होते नहीं, कैनाइन। प्री मोलर भी नहीं होते इसमें, और मोलर 3 ऊपर वाले में और 3 नीचे वाले में, मल्टीप्लाई 2। 1 2 3 2 5 और 3 8 8 दूना 16। तो चूहे में दांत कितने होते हैं 16। एक बहुत बार क्वेश्चन आता है कि शरीर का सबसे कठोर भाग, कठोर भाग इनेमल बोलते हैं। इनेमल क्या होता है, ये जैसे दांत है हमारे, इसके ऊपर एक लेयर होती है, इसको इनेमल बोलते हैं। दांत के ऊपर होती है, एक्टोडर्म से बनती है। ये इनेमल है, ये शरीर का सबसे मजबूत भाग है। इसका भी बहुत बार प्रश्न पूछते हैं। एक प्रश्न ये पूछते हैं कि दूध के दांत कितने होते हैं। 2 बार दंती, द्विबार दंती आया था ना ऊपर, ये देखो द्विबार दंती, हेटेरोडोंट। द्विबार दंती मतलब 2 बार आते हैं। एक दूध के दांत, दूध के दांत
और एक स्थायी दांत। स्थायी दांत, दूध के दांत होते हैं 20 और स्थायी दांत होते हैं 32। मनुष्य की बात हो रही है। तो दूध के दांत क्वेश्चन क्या करते हैं, ये पूछते हैं कि मनुष्य में जो दूध के दांत होते हैं उसमें कौन से दांत नहीं होते। मतलब इंसाइजर नहीं होते, केनाइन नहीं होते, प्री मोलर नहीं होते, मोलर नहीं होते। तो उसमें अलग अलग किताबों में आपको एक कन्फ्यूज़न मिलेगा। कोई तो कहेगा प्री मोलर नहीं होते और कोई कहेगा मोलर नहीं होते। जबकि सही बात ये है कि प्री मोलर तो होते ही नहीं, और मोलर है उसका भी एक जोड़ा नहीं होता, दोनों ही नहीं होते। जैसे प्री मोलर मनुष्य में ये है 2/2, ये नहीं होंगे। और मोलर में एक अक्कलदाढ़ नाम सुने होगी, अक्कलदाढ़ या अक्कल टीथ, उस वो एक नहीं होगा, दोनों तरफ एक एक या दोनों तरफ टोटल 4 नहीं होंगे। तो अपन देख रहे हैं तो कौन से नहीं होंगे। प्री मोलर मतलब 2 और 2 4, तो ये कम कर दो, 4 और मल्टीप्लाई 2 मतलब 8, टोटल 8, तो ये प्री मोलर कम कर दो। और इसमें 3 3 है तो इसमें एक एक कम कर दो, क्योंकि अक्कलदाढ़ निकाल दो, एक ये और एक ये 2 और 2 दूनी 4। और मोलर में ये अक्कल टीथ है, ये 4 कम हो गए टोटल। तो 8 4 12 टीथ कम कर दो टोटल में से, तो 32 में से 12 गए 20। तो 20 दूध के दांत होते हैं। क्वेश्चन आया कि दूध के दांत कितने होते हैं, 20। और दूध के दांत में कौन से दांत नहीं होते, प्री मोलर नहीं होते और मोलर में अक्कल टीथ नहीं होता। दांत के बारे में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इनसे हटकर कुछ नहीं आएगा। अब दूसरा अपना था जीभ हो गई, दांत हो गए और लार ग्रंथि। लार ग्रंथि ये 3 जोड़ी होती है। पहला नाम है पेरोटिड, दूसरी होती है सबमैंडिबुलर, या सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं इसको, सब मैक्सिलरी। और तीसरी होती है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। लिंगुअल मतलब जीभ, जीभ के नीचे होगी। ये कान के, पेरोटिड मतलब कान के नीचे लोकेशन, यदि आपसे ध्यान में रहे तो ये कान के नीचे होगी, दोनों तरफ होगी तो एक जोड़ी ये हो जाएगी। ये दोनों जबड़ों के बीच में गाल होता है ना, ऊपरी जबड़ा और नीचे, वहाँ होगी, दोनों जबड़ों के बीच जो गाल होता है ये जीभ के नीचे, जीभ के नीचे होगी, कान के नीचे होगी। ये एक्सटेंशन नलिका, एक्सटेंशन नलिका होती है, एक्सटेंशन नलिका। उसके द्वारा जैसे कान है, कान के नीचे एक्सटेंशन नलिका द्वारा ये ऊपरी जबड़े में खुलती है। खुलेगी कहाँ, ऊपरी जबड़े में। कान में एक ग्लैंड होगी पेरोटिड, एक्सटेंशन नलिका से ऊपरी जबड़े, ऊपरी जबड़े में खुलेगी, क्योंकि मुख में खोलना है इनको सबको। सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ये दोनों जबड़ों के बीच में जो गाल होता है वहाँ होता है। और वार्टर नलिका, वार्टर नलिका, वार्टर नलिका द्वारा निचले जबड़े में खुलेगी, निचले जबड़े में। और तीसरी सब लिंगुअल, इसको बोलते हैं, इसके जो नलिका है उसको बोलते हैं डक्ट ऑफ रिविनस, रिविनस, या बार्थोलियन डक्ट भी बोलते हैं इसको, बार्थोलियन डक्ट। ये जीभ के नीचे होती है और ये जीभ के नीचे ही खुलती है, बार्थोलियन डक्ट। तीनों
लार ग्रंथियों के नाम ध्यान में रखना, पेरोटिड, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। लोकेशन का है कान के नीचे, दोनों जबड़ों के बीच, और ये जीभ के नीचे। ये स्टेंसन नलिका द्वारा खुलती है, ये वार्टर नलिका द्वारा, और ये बार्थोलिन डक्ट या डक्ट ऑफ रिवेनस द्वारा खुलती है। ये लार में इतना ही है, लार के इसके अलावा कुछ नहीं पूछते क्वेश्चन में। आपने देख लिया कि मुख में दांत, जीभ और लार ग्रंथियाँ होती हैं। अब आप पाचन की बात करें तो जीभ टेस्ट का ज्ञान कराती है, लार ग्रंथियाँ उसको सॉफ्ट बनाती है भोजन को, ताकि पाचन में आसान हो जाए, और दांत उसको पीसने का काम करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को। तो लार में दो एंजाइम भी काम आते हैं, एक तो होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। ये टाइलिन का काम क्या है? ये जो भोजन में स्टार्च है, स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट की 3 कैटेगरी होती है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में, भोजन का केवल कार्बोहाइड्रेट का कुछ पाचन होता है, वो ज़्यादा कुछ पाचन नहीं होता है मुख में, वो भी टाइलिन एंजाइम से। ये जो स्टार्च है ये टाइलिन एंजाइम से, ये माल्टोज, ये छोटे, इसका छोटा रूप है कार्बोहाइड्रेट। ये पॉलीसेकेराइड है तो ये डाइसेकेराइड है, इसमें तोड़ने का काम करती है। और ये जो लाइसोजाइम है, ये जो भोजन में बैक्टीरिया है उसको नष्ट करने का काम करते हैं। बस 2 ही एंजाइम होते हैं इसमें, ज़्यादा कुछ भोजन का पाचन नहीं होता। एक तो स्टार्च का होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का। यदि आपसे पूछे मुख में भोजन के किस किस भाग का पाचन होता है, तो केवल कार्बोहाइड्रेट में होता है। वसा का पाचन नहीं होता है, न ही प्रोटीन का पाचन होता है। केवल स्टार्च का माल्टोज में कन्वर्सन होता है, वो भी टाइलिन एंजाइम से। और जो भोजन में बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम लाइसोजाइम करता है। मुख गुहा हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब अपन ने देखा था, देखो मुख गुहा में पाचन, दांत, जीभ और लार ग्रंथियाँ हो गई। फिर आते हैं ग्रसनी में। ग्रसनी में पाचन होता ही नहीं, भोजन को मुख गुहा से पहले ग्रसनी में जाती है, और ग्रसनी से कहाँ जाएगी? ग्रसिका में। इस भाग में भी पाचन नहीं होता, बस इसमें क्रम्पा कुंचन क्रिया होती है जिससे भोजन अमाशय में जाता है। तो ग्रसिका में भी पाचन नहीं होता। अब आते हैं बात अमाशय में। ग्रसिका और अमाशय की जो लेयर होती है, 4 लेयरें होती हैं, वो भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। या तो ग्रसिका ही मान लो या अमाशय की, अंदर से बाहर की ओर 4। अभी अभी फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन आया था इसका। 4 लेयरें होती हैं, जैसे ये ग्रसनी है, ग्रसिका, नीचे अमाशय है। यदि इसकी काट सेक्शन काटें, उससे अंदर, सबसे अंदर, फिर उससे बाहर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर और फिर चौथी लेयर। ये 4 लेयरें दिखा रहा हूँ। सबसे अंदर की ओर जहाँ भोजन जाता है, सबसे अंदर की ओर लेयर है, उसका नाम है श्लेष्मा स्तर, श्लेष्मा म्यूकोसा। अभी दो नंबर लेयर है, इसका नाम है अधश्लेष्मा या सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। ये जो 3 नंबर लेयर है, ये पेशी स्तर बोलते हैं इसको, पेशी स्तर, मस्कुलर लेयर। और ऊपर सबसे बाहर की तरफ है, इसको बोलते हैं सिरोसा। सिरोसा 2 नंबर है पेशी स्तर या मस्कुलर लेयर, 3 नंबर है सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर की ओर होता है म्यूकोसा या श्लेष्मा स्तर। इसका क्रम पूछते हैं बहुत बार एग्जाम में, कि जो ग्रसनी अमाशय है, इसका जो बाहर से अंदर की ओर जो स्तर होता है, 4 लेयरें होती है, उनका क्रम बताओ। या ऐसे पूछ लेते सबसे बाहर की ओर कौन सी लेयर होती है? सिरोसा। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। सिरोसा सबसे बाहर होता है और सबसे अंदर होता है श्लेष्मा। अंदर से बाहर चलेंगे तो श्लेष्मा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, पेशी और सिरोसा।
और बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे सिरोसा, पेशिस्तर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। अब आपने देखा कि ग्रसनी में पाचन नहीं होता है, ग्रसिका में नहीं होता। अब अमाशय की बात आती है। अमाशय, अमाशय स्टमक। पहले अमाशय के भाग आपको पता होना चाहिए। ये एक मान लो अमाशय है, तो सबसे शुरू होता है ना जहाँ, ये कार्डियक पार्ट होता है, कार्डियक पार्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं जठरागमन। जठरागमन, जठ आगमन मतलब शुरू होता है जहाँ से, कार्डियक पार्ट। और बीच का फंडस, फंडस पार्ट सबसे बड़ा ये होता है, 80% होता है लगभग अमाशय का। और यहाँ जहाँ एंड होती है अमाशय का, यहाँ होता है पाइलोरिक, पाइलोरिक पार्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं जठर निर्गम, जठर निर्गम भाग। जठर निर्गम मतलब जहाँ से एंड होता है, निर्गम होता है। तो कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। अब यहाँ एक स्पिंसर भी होते हैं, इसको कपाट बोल सकते हैं। यहाँ दो जगह कपाट होते हैं, यहाँ होगा इस कपाट को तो बोलेंगे कार्डियक स्पिंसर, कार्डियक स्पिंसर, कार्डियक स्पिंसर, कार्डियक संकोचक या कार्डियक कपाट। और यहाँ पाइलोरिक होगा ना, तो पाइलोरिक स्पिंसर। पाइलोरिक स्पिंसर ये काम क्या करते हैं, जैसे भोजन ग्रसिका से इसमें आया अमाशय में, तो वापस इसमें जाने से रोकता है। और यहाँ से जब ये ग्रहणी है, छोटी आंत का भाग शुरू हो जाता है, तो भोजन अमाशय से जब ग्रहणी में जाता है, तो ग्रहणी से वापस अमाशय में न जा सके। इसलिए पाइलोरिक स्पिंसर या पाइलोरिक पार्ट का, ये जो पाइलोरिक कपाट है, ये काम आता है। तो बहुत बार क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि ग्रसनी और अमाशय के बीच कौन सा कपाट होता है, कार्डियक स्पिंसर। और अमाशय और ग्रहणी के बीच पाइलोरिक स्पिंसर। ये इसके भाग है, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। अमाशय के 3 भाग होते हैं। एक यहाँ ये चीज़ और ध्यान रखना कि पाइलोरिक पार्ट से श्लेष्मा ग्रंथियाँ भी होती है, जो श्लेष्मा या म्यूकस स्रावित करती है, म्यूकस प्रोड्यूस करती है श्लेष्मा, ताकि ये जो अमाशय का अंदर का भाग है, ये एक HCl स्रावित करता है एंजाइम को, जो बहुत ही अम्लीय होता है, जो भोजन को पचाने में भी काम करता है और जो एंजाइम होंगे उसको एक्टिव करने का भी काम करेगा। लेकिन ये खुद को भी हानि पहुंचा सकता है अंदर की लेयर। इसलिए जो पाइलोरिक पार्ट है, ये श्लेष्मा की लेयर बना देता है अंदर, ताकि अमाशय का स्वपाचन ना हो सके। ये स्वपाचन को रोकता है, स्वपाचन, ऑटो डाइजेशन, ये स्वपाचन होने से रोकता है अमाशय को। इतना ये HCl है, ये इतना एसिडिक होता है, ये खुद के अमाशय को भी पचा देता है। जैसे जलन होती है, सुबह सुबह कभी कभी जलन होती है अमाशय में, वो HCl के श्रावण के कारण होती है। तो ये ऑटोलाइसिस को बचाता है श्लेष्मा, ऑटो डाइजेशन को, जो कि पाइलोरिक पार्ट से स्रावित होता है श्लेष्मा। अब बात आते हैं इनकी एंजाइमों की। अब अमाशय में पाचन देखो, पाचन भी साथ साथ करते चलते हैं। अमाशय में पाचन, इसमें देखो वसा का, प्रोटीन का, इसमें
इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। वहाँ मुख में स्टार्च का हुआ था कार्बोहाइड्रेट का, वसा प्रोटीन का नहीं होता, और अमाशय में वसा प्रोटीन का होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। तो वसा तो जिसको गैस्ट्रिक लाइपेज बोलते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक का मतलब अमाशय से रिलेटेड, तो गैस्ट्रिक लाइपेज है, ये वसा को पाचन करता है। ट्राइग्लिसराइड इसके वसा के छोटे रूप होते हैं, ट्राइग्लिसराइड से बनती है। ट्राइग्लिसराइड वसा बड़ा पार्ट है, उसको ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है गैस्ट्रिक लाइपेज। अब प्रोटीन का पाचन करने के लिए एंजाइम होते हैं। एक तो होता है पेप्सिन, एक रेनिन, ये, और एक अमाशय से HCl भी प्रोड्यूस होता है। ये 3 एंजाइम अमाशय में, ध्यान रखना, ये बहुत बार इनमें से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले HCl इनकी कोशिकाओं से आता है। ये HCl कौन सी कोशिकाओं से स्रावित होती है, और ये पेप्सिन है, ये कौन सी कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो HCl है मतलब एसिड, तो HCl एक ऑक्जेंटिक कोशिका होती है, ऑक्जेंटिक सेल, या हिंदी में बोले तो अम्लजन कोशिका। यह इसका दूसरा नाम है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल ऑक्जेंटिक या पेराइटल कोशिका से तो HCl प्रोड्यूस होता है। रेनिन है, ये वैसे तो प्रो रेनिन के रूप में होता है, और ये पेप्सिनोजन है, ये पेप्सिन है, ये पेप्सिनोजन के रूप में प्रोड्यूस होता है, जो कि अक्रिय होता है। लेकिन ये इसकी सेल पूछे यदि पेप्सिन की, कि पेप्सिन कौन सी कोशिकाओं से स्रावित होता है, तो जाइमोजन, ये इसको चीफ सेल बोलते हैं, चीफ कोशिका, जाइमोजन या चीफ कोशिका से स्रावित होता है पेप्सिन। लेकिन ये जब स्रावित होता है, ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। जैसे पेप्सिन है, तो ये पेप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है। निष्क्रिय रूप है, पेप्सिन का निष्क्रिय रूप पेप्सिनोजन है, और इसका प्रोरेनिन है, रेनिन का क्या, प्रोरेनिन। ये निष्क्रिय होते हैं, और ये जो HCl है, इन दोनों को सक्रिय करता है। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन कर देता है, और प्रोरेनिन को रेनिन कर देता है। ये पेप्सिनोजन है, ये प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, प्रोटीन को डाइपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ये प्रोरेनिन है, ये भी प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। लेकिन ये दूध के अंदर जो एक प्रोटीन होती है, केसिन प्रोटीन होती है, ये रेनिन क्या करता है, इसको कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदलता है। ये घुलनशील होती है, दूध में घुली हुई होती है, और रेनिन उसको अघुलनशील बना देता है। अघुलनशील, ये कैल्शियम पेराकेसिनेट है, ये अघुलनशील है, और आगे इसको प्रोसेस होकर ये प्रोटीन है, ये पाचन करेगा। इसलिए इसको कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी बोलते हैं इस प्रोसेस को।
कर्लिंग ऑफ मिल्क मतलब दूध का दही में बनना। ये घुलनशील है, ये घुलनशील है। तो केसिन को क्या करता है, रेनिन कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदल देता है। एक ये चीज़ें बहुत पूछते हैं, बोलस कायम और काइल, इनमें क्या फ़र्क होता है। मुख में भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, ये तो मुख में बनता है। कायम बनता है अमाशय में, अमाशय में जब इसका पाचन होता है तो भोजन कायम के रूप में बाहर आता है, ग्रहणी में जाता है मतलब। और ये छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। बोलस मुख में, कायम अमाशय में, कायल छोटी आंत में। ये पूछते हैं कि बोलस, कायम और कायल क्या होता है, कहाँ बनते हैं, और जैसे मुख से भोजन है वो किस फॉर्म में अमाशय में जाता है, बोलस के रूप में जाता है, और अमाशय से कायम के रूप में, और छोटी आंत से, छोटी आंत में कायम के रूप में बदल जाता है। तो अपन ने मुख गुहा में कर लिया, आज ग्रसनी में कर लिया, ग्रसिका में कर लिया, अमाशय में कर लिया। अब बच गई छोटी आंत और बड़ी आंत, जो कि लार्जेस्ट पार्ट है अमाशय का। मेन तो छोटी आंत होती है जहाँ सबसे ज़्यादा पाचन होता है और अवशोषण भी होता है, क्योंकि भोजन पचेगा तो उसको अवशोषण भी होना चाहिए छोटे छोटे पार्टिकल में। पाचन तंत्र एक एनर्जी प्रोड्यूस प्रक्रिया नहीं है, ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, तोड़ना ही है। फिर ये ब्लड के साथ हर सेल में जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा तो ये हमें डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड इसमें बदला, वसा ट्राइग्लिसराइड में बदल गई। जो प्रोटीन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर रुधिर के साथ प्रत्येक कोशिका में जाता है, और वहाँ उनका ऑक्सीकरण होता है, जहाँ से एनर्जी बनती है। तो श्वसन सुना है, वहाँ श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है इन पार्टिकल से। तो अगले चैप्टर में अपन छोटी आंत और बड़ी आंत में पाचन करेंगे, उसके बाद उनका अवशोषण।